ओके लास्ट क्लास में थोड़े इश्यू आ गए थे, लिंक गलत बच्चों को शेयर हो गया था तो हमें पता भी नहीं था, तो हमें लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। उसी क्लास का रिवीजन है आज, कल की क्लास का। ठीक है, तो साइबर क्राइम के थ्रू हमने वहां पे कंप्लेंट भी डाल दी है, तो वो मैटर वहां पे क्लोज हुआ, बट हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई। तो कल की क्लास के आगे चलते हैं। ओके, कल की क्लास के आगे चलते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था, जैसे मान लो आपने 10th बोर्ड में 10th क्लास में ये पढ़ रखा होगा, ये एक्स वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, और ये एक लाइन हो गई और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ बी, ठीक है, दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ बी। अगर इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है ए, तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ए इंटू बी। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर मान लो ए दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर और बी दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर, तो अगर आपसे उसने एरिया पूछा ए, तो आपको ये पता हुआ 1/2 10 इंटू 5, ठीक है, दैट इज द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया हो गया, ये आपने किया भी है 10 बोर्ड पे। लेकिन यहां पे सीन तब चेंज हो जाता है जब आपको एक कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। मान लो आपको एक प्लेट काटी, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक्स वाई एक्सेस ये हो गई, ठीक है, और ये हो गया वो कर्व। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रही है। x इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, x इक्वल टू 1 पे 1 हो गया, x इक्वल टू 2 पे ये 4 हो गया, x इक्वल टू 3 पे ये 9 हो गया, x इक्वल टू 4 पे ये 16 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस प्लेट का एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपने ये और ये डिस्टेंस पे आपने निकाल दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो ट्रायंगल का एरिया आएगा ना बेटा। तो इस केस में एरिया कैसे निकालते हैं? इस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर रोल आ जाता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन कैसे? यहां से आप x डिस्टेंस पे जाते हो, आप यहां से एक जनरल डिस्टेंस x पर गए, ठीक है, और वहां से आपने लाइन खींची और वहां से एक थोड़ी सी थिकनेस आपने इंक्रीज की, x इंटू डेल एक्स कर दिया, डेल एक्स कर दिया ये, ठीक है। डेल एक्स की थिकनेस हो गई, डेल एक्स की थिकनेस हो गई यहां पर, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रिप निकाल ली। अब इस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा? दिस इज द स्ट्रिप, दिस इज द स्ट्रिप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो लेंथ होगी y, और ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट था, ये था x, तो ये लेंथ हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये वाली लेंथ कितनी थी? x प्लस डेल एक्स, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज द y प्राइम, y प्राइम। तो अभी क्या है कि अगर इस वाली लाइन को देखो, ए बी लाइन, ए बी, और ये हो गया सी डी, ठीक है, ए बी लाइन है अगर आपकी, और ए बी में अगर आप डेल एक्स को छोटा कर रहे हो, तो ये लाइन इस लाइन के पास आती जाएगी ना, बहुत पास आती जाएगी। अब आप डेल एक्स को बहुत छोटा कर दो, तो ये एकदम फाइन सी पतली सी लाइन इसके पास आ जाएगी। तो अगर आप उस स्ट्रिप को फिर से मैग्नीफाई कर रहे हो, तो वो एक रेक्टेंगल स्लिट की तरह काम करने लगेगी, जिसकी ये लेंथ हो जाएगी, y, और जिसकी थिकनेस हो जाएगी कितनी? dx, dx उसकी थिकनेस हो जाएगी। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका इसके एरिया को मैंने क्या किया? इसके एरिया को मैंने पतला सा, बहुत फाइन सा एरिया होगा ना, अब मैंने उसको dA बोल दिया। तो व्हाट इज द dA? रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दोगे वहां पे, y इंटू dx, y इंटू dx। व्हाट इज द dA? y इंटू dx, y इंटू dx। तो वो पतली सी स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब मान लो कि आपने इसको बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लिया, और उन सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया, तो क्या होगा? इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा,
इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, इस प्लेट के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। ये इतना क्लियर हुआ क्या कि एक बार फिर से रिपीट करूं? इतना क्लियर हुआ क्या कि एक बार फिर से रिपीट करूं? बेटा ये थोड़ा सा, ये पार्ट थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मैं रिपीट करूं क्या? रिपीट करूं? ओके। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, तो मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो उसका जनरल तरीका क्या किया मैंने, यहां से मैं x डिस्टेंस पे गया और dx की थिकनेस की एक स्लिट का थी, तो उसको जब मैंने मैग्नीफाई किया तो इस कर्व का वो पार्ट यहां पे देखने को मिल रहा था मुझे। तो अभी भी ये कर्व मुझे परेशान कर रहा है, इसी कर्व की वजह से तो मैं इसका एरिया नहीं निकाल पा रहा था। तो ये कर्व को मैंने क्या किया, जो x प्लस डेल एक्स का जो लाइन है उसको और पास लाता गया। तो जब बहुत पास ला दूंगा, बहुत स्ट्रिप फाइन हो जाएगी, उस टाइम ये एक ऐसे रेक्टेंगल की तरह काम करने लगेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, उस रेक्टेंगल को जब आप देखोगे इसमें, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। ये रेक्टेंगल दिखने लगेगा। तो जितना ये पास होगा उतना ये वाला पॉइंट इसको टच करेगा, तो वो स्लिट का एरिया हो गया। उस स्लिट का एरिया कितना हो जाएगा, उसकी लेंथ यानी उसकी हाइट, दैट इज द वाई इंटू डेल एक्स, तो वो उसका एरिया हो जाएगा, वो उसका एरिया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको बहुत सारी स्लिट्स में काट देना है, बहुत सारी स्लिट्स में काट देना है, ठीक है। बहुत सारी स्लिट्स में काट देना है और उन सारी स्लिट के एरिया को ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस प्लेट के नीचे का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा वाई डी एक्स। तो उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, तो ऐड को मैथमेटिकल साइंस कहते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या हुआ, दिस इज अ टाइप ऑफ समेशन, यानी ये ऐड करने का एक तरीका है। आप उन सारे एरिया को ऐड कर दोगे तो उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल रहा है कि क्या हुआ है उसका एरिया, डेल ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। अब देखो ये कर्व तो ऐसे जाता जाएगा ना ऐसे, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एरिया कहां से कहां तक का चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो से मुझे मान लो x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू ए तक का एरिया चाहिए, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू ए तक का एरिया चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहां पे बताना पड़ेगा मैथमेटिकली कि भाई आपको एरिया कहां से कहां चाहिए। तो आपको एरिया चाहिए x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू ए तक। तो इसको कहते हैं लिमिट पुट करना। हम इस लिमिट के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर उस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड पुटिंग द लिमिट, ठीक है। ठीक है बेटा, ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत नया है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, तभी आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, इसको कहेंगे एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू dx। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू a। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx एंड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम जीरो टू a, ठीक है। तब ये इंटीग्रेट कहां से कहां हुआ, ये जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेट हुआ। तो आपने क्या किया, यहां पे फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। वही फॉर्मूले से जब मैंने इंटीग्रेट किया तो पावर ऊपर नीचे इंक्रीज हो जाएगी और 2 प्लस 1 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहां पे लिमिट पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो ए क्यूब बाई 3 माइनस जीरो की पावर 3 बाई 3, तो दैट इज द ए क्यूब बाई 3। तो एरिया कितना आ गया बेटा आपका, एरिया आपका आ गया ए क्यूब बाई 3। क्लियर। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना, इतना सब कुछ याद नहीं रखना। आपको अभी क्या याद रखना है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उन्हें 11 के लास्ट में ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और नीट वाले जो बच्चे हैं उनको जो अभी बता रहे हैं वही आगे काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक कर्व दे रखा है, मैं इसको साफ कर देता हूं फिर से, अगर एक कर्व दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है,
तो उसके अंदर का जो एरिया निकालते हैं, एरिया ए इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स। अब आप एरिया कहां से कहां तक निकाल लो, तो वो लगेगा 0 से लेके ए तक, यहां पे लिमिट पुट की जाती है। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अब वो कर्व की इक्वेशन इन दिस केस वो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, 0 से लेके ए तक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, 0 से ले ए तक। अब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो फाइनल लिमिट क्या है, आप 0 से चालू हुए और ए तक गए, तो फाइनल लिमिट इज ए एंड इनिशियल लिमिट इज 0। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या कर दोगे आप, फाइनल लिमिट ए क्यूब एक्स ए रखोगे बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो दैट इज द ए क्यूब बाई 3। दिस इज द एरिया ए, दिस इज द एरिया ए। क्लियर, क्लियर है, ओके ओके, इसको बेटा याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 फंक्शन देता हूं, उसके एरिया निकालने हैं आपको। एक आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंपल सिंपल ले रहे हैं अभी, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये इधर से इस साइड जाएगा और इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो x इक्वल टू 0 पे 0 आ गया, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इक्वल टू -1 पे y -1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -2 पर y -8 आएगा, तो उस साइड ये कर्व निगेटिव में जाने लगेगा। x इक्वल टू +1 पे इसकी वैल्यू +1 आएगी, x इक्वल टू +2 पे इसकी वैल्यू 8 आएगी, x इक्वल टू +3 पे इसकी वैल्यू 27 आएगी। तो ये इधर पॉजिटिव हो गया, ये इधर निगेटिव हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो 10th में, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। तो कर्व ये आ गया, तो अगर उसने तुमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब y इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3, ये तो इस प्लेट का एरिया निकालना है आपको, इसका प्लेट का एरिया। तो कर्व के नीचे का एरिया यही हुआ क्या बेटा, कर्व के नीचे का एरिया यही हुआ, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो मुझे पता है कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3, तो 2 से 3 के लिए निकालना है, तो लोअर लिमिट हो गई 2 और ग्रेटर लिमिट हो गई 3। अब y इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एक्स क्यूब है, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एरिया a इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx फ्रॉम 2 टू 3। अब यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो दैट इज x की पावर 4/4, 2 से 3 तक। ठीक है, तो अभी यहां पे वैल्यू रखोगे, 3 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, 1/4 कॉमन आ गया, 1/4 कॉमन आ गया, ये 3 की पावर 4 कितना हुआ, 9 9 81, 81 हो गया, 81 माइनस 4 16। ठीक है, तो दैट इज द 1/4 इंटू 81 माइनस 16 कितना हो गया, 81 16 कितना हो गया यहां पे, तो ये हो जाता है आपका 6 5 5 बचा यहां पे, और इधर से 7 गया, इधर बचा 1 6 65, तो ये हो गया 65/4 यूनिट स्क्वायर, जो भी उसका यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो गया। तो एरिया ए कितना हो गया, एरिया ए इक्वल टू हो गया 65/4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, नोट करो बेटा, इसको इसको नोट कीजिए।
ओके, नोट किया गया ये? ओके। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं एक्चुअली में, हमने ये जो यहाँ पे किया है डेरिवेशन, इस फॉर्मूले का यूज, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ये सही है भी कि नहीं है? तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, हम चीजें सही कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। कैलकुलस की खोज न्यूटन बाबा ने की थी, और बाबा इतने महान थे कि वो खोज करके भूल भी गए थे कि उन्होंने खोज की। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई आके उनसे पूछा कि आपने ये कैसे सॉल्व किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कैलकुलस से सॉल्व किया। तो क्या कहते हैं, कैलकुलस क्या है, किसी को पता ही नहीं था। तो उन्होंने फिर जब अपने कागज दिखाए तो सब लोग काफी चौंक गए कि मैथमेटिक्स की ये भी ब्रांच है। ठीक है, तो एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू एक्स, बहुत ही सिंपल सा, y इक्वल टू एक्स। ये लाइन हो गई क्या, स्ट्रेट लाइन? अगर ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर मान लो यहां पे x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया, तो ये भी आपका x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, सॉरी, y इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे 0 से लेके 4 तक का, तो कितना हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू 1/2 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया यही होगा ना, 8 यूनिट स्क्वायर, 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन से करना है तो एरिया ए इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लिमिट रखोगे यहां पे 0 से लेके 4 तक। तो कितना हो जाएगा यहां पे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसकी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और लिमिट रख दिया फाइनल टू इनिशियल 0 टू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/2 माइनस 0 की पावर 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, 16/2, तो ये 8 हो गया क्या, तो 8 ही तो आता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन से एरिया निकालना सही है। अब फायदा क्या है कि उससे आप किसी भी टाइप के कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर कर्व थोड़ा सा टेक्निकल कर्व हो जाएगा, मैथमेटिकल कर्व हो जाएगा, तो उसके नीचे का एरिया कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आप किसी भी टाइप का कर्व का एरिया आप इससे निकाल सकते हो। तो भाई आपको ये याद रखना है, एरिया अंडर द कर्व ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, वेयर एक्स इज गोइंग फ्रॉम x1 टू x2, ये जो कि x पे लिमिट है। ये फॉर्मूला याद रखने का है बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है। अच्छा, अब दूसरा चीज ये माइंड में आ सकता है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है ना, अगर आप कैलकुलस नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाते हैं, और एक्चुअली में कंपटीशन में या एक अच्छे लेवल के एग्जाम में आपको कैलकुलस मिला के ही क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे आप फंस जाओगे, वो क्वेश्चन को आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। और ये इसको अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे फिजिक्स में, इस कैलकुलस का स्ट्रॉन्ग यूज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बिगिनिंग में करा दिया जाता है। अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको नोट करने हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो ना, समथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे उसको dx, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1/1, तो दैट इज द x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इस तरह का फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपको इंटीग्रेशन करना है y इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे प्लस 2 टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन करोगे प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन इस तरह से करना है तो आप बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, पहले आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस फिर 2x का, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, और फिर x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फिर 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3/2 dx, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, आप इसको बाई पार्ट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, किया इंटीग्रेट, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यही तो होता है फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5/5, x की पावर 5/5 प्लस x की पावर, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5/2, और नीचे 5/2 तो 5 ऊपर आ गया, 2 ऊपर नीचे ऊपर चला गया, तो x की पावर 5/5 प्लस 2 x की पावर 5/2/5 प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है ठीक है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये रिवर्स प्रोसेस है, यानी कोई फंक्शन है, आप उसका डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, और जो फंक्शन मिला है उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो तो आपको पहला वाला फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। तो देखिए कैसे हुआ, जैसे मैंने एक फंक्शन मान लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 7/3, y इक्वल टू एक्स की पावर 7/3, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं dy ओवर dx, dy ओवर dx, तो ये कितना हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ x की पावर 7/3, तो ये कितना हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो n x की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 x की पावर 7/3 -1, तो ये हो जाएगा 7/3 x की पावर 7-3/3, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 x की पावर 5/3, 4 5 6 7 4/3, सॉरी 4/3। ठीक है, अब मैं 4/3 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो 4/3 का मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिला, अब मैं कह रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको दोबारा ये फंक्शन मिलना चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूं, तो क्या कर देता हूं मैं 7/3 x की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन dx कर रहा हूं, तो ये 7/3 कांस्टेंट है तो 7/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4/3 dx आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां पे मैं इसको दोबारा पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 x की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाता है 7/3 x की पावर 7/3
अपॉन 7/3, 7/3, 7/3 से कट गया तो x की पावर 7/3, तो ये फंक्शन आपको वही मिल गया ना शुरू वाला। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। नोट कीजिए बेटा इसको, थोड़ा मैं इंक भर लेता हूं। ओके, समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके ओके संतोष, बहुत बढ़िया। दासगुप्ता, ठीक है, ओके। साफ करता हूं इसको। ओके अब इसके एप्लीकेशन का जो मैक्सिमम पार्ट था, थोड़ा सा इसके दो चार फॉर्मूले हैं, तो वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर आपके लिए। तो इसको थोड़ा सा हम काइनेमेटिक्स में चलते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स में। ओके, मान लो आपका ये स्कूल है एस, ये आपका स्कूल हो गया, ओके, ये आपका घर हो गया होम एच, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप घर से पैदल निकलते हो, और पैदल निकलते हो और पैदल ही आप घर स्कूल जाते हो और स्कूल से घर वापस आते हो पैदल या फिर बाइक पे, ठीक है, चलो मान लेते हैं बाइक पे जाते हो, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको स्कूल से घर जाने में या घर से स्कूल जाने में आपको 2 घंटे लगते हैं,
ये तो 2 घंटे के हिसाब से डिस्टेंस बहुत कम होगी, इसको 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, बहुत दूर है आपका स्कूल, 100 किलोमीटर है। आप 100 किलोमीटर अपनी बाइक से जाते हो, वापस आते हो, या फिर स्कूल की जगह कोई और जगह हो गई, ठीक है, तो स्कूल सही रहेगा। आपको 2 आवर्स टाइम कितना लगता है? 2 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉसिबल रास्ते क्या है। जैसे एक रास्ता ये है, आप स्ट्रेट आपके घर से निकलता है और यहां पर आपके सॉरी घर से निकलता है स्कूल, आप डायरेक्ट एक रास्ता जाता है स्ट्रेट, वो 100 किलोमीटर है, और हम मान के चलते हैं कि तुम इसी रास्ते से आते जाते हो। लेकिन तुम्हारे कुछ फ्रेंड हैं, वो एक जगह मिलते हैं, आप फिर आप लोग दूसरी जगह मिलते हो, आपका एक फ्रेंड है, आप यहां पे लेके जाते हो उसको, और फिर यहाँ पे कभी ग्राउंड में थोड़ा बहुत खेलते पीते हो, या फिर कोई मार्केट में वहां खाते पीते हो, और फिर यहां पर अपने स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस, ठीक है। तो डे 1, डे 1 को आपने क्या किया? डे 1 को आप अपने घर से निकले, देखो घर इधर मान लेते हैं, होम इधर मान लेते हैं, स्कूल इस साइड मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डे 1 को अपने घर से निकले और स्कूल गए स्ट्रेट, यहां पहुंचे, और मैंने पूछा कि तुम कितनी बाइक चला के आए हो, तो एक्चुअली में तुमने कहा कि सर मैं 100 किलोमीटर आया हूं चला के, तो आपकी गाड़ी में जो मीटर होगा वो भी बताएगा कि 100 किलोमीटर आपने ड्राइव किया, ठीक है। फिर दूसरे दिन आप क्या करते हो? इधर से इस साइड होके आते हो, इधर से इधर आते हो, ठीक है, स्कूल। तो एक्चुअली में आपसे अगर पूछा गया कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जिस पॉइंट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और जिस पॉइंट पर आप होते हो या फिर अपनी जर्नी खत्म करते हो, उसको अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय यू, तो वो कितना हो जाएगा? 100 मीटर, 100 किलोमीटर। लेकिन आपकी गाड़ी का जो मीटर बता रहा होगा, तो वो क्या बता रहा होगा? वो इस पाथ की लेंथ बता रहा होगा, इस पाथ की लेंथ बता रहा होगा। मान लेता हूं कि वो 130 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में बाइक कितनी चली? बाइक चली आपकी 130 किलोमीटर। तो यहां पर t=0 से आप चालू हुए और t=0 पे यहां पे आप आगे, आप t=t पर आपने यहां पे स्कूल पे पहुंच गए। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय यू, तो तुम बोलोगे 100 किलोमीटर। और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय यू, तो वो एक्चुअली में क्या होगा? 130 किलोमीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता कि आप किस पाथ से फॉलो करके दूसरे पॉइंट पे पहुंचे हो, वो क्या देखेगा कि मोशन जहां से स्टार्ट किया और जहां पे मोशन खत्म कर रहे हो उसका स्ट्रेट लाइन में क्या डिस्टेंस है। अब मान लो कि आप यहां पर हो, कहीं इसी पॉइंट पर है, तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट ये है एंड फाइनल पॉइंट ये है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट को आपने एक एरो से जब शो किया, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप यहां पर हो तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड दैट वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहां पर हो तो फिर यहां से यहां पर गए तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्टेंस? अगर मान लीजिए आप यहां पर हो तो डिस्टेंस कवर क्या किया? ये आके यहां पर खत्म किया, तो दिस इज द डिस्टेंस। तो अगर आप इस पॉइंट पे आए तो डिस्टेंस, इस पॉइंट पे पहुंच गए तो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? डिस्टेंस ये हो गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द पार्टिकल। पार्टिकल में मतलब क्या हुआ? वो बाइक वाला या आप। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से आपने मोशन को स्टार्ट किया और जहां पे आप खत्म कर रहे हो उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको आप एरो से शो करते हो। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हर जगह वो चेंज होता रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको पता चल रहा? डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द पार्टिकल, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट?
डिस्प्लेसमेंट इज द, किसी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो पॉइंट, और जिस पॉइंट से उसने मोशन चालू किया था उसको आप एरो से मिला दोगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पार्टिकल यहां पे पहुंच गया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये इस तरह से गया। ठीक है, तो अब एक केस लेते हैं, एक केस लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से दो लोग चले, आप और आपका भाई, दो लोग चले। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से अपने स्कूल गया, आपका भाई स्ट्रेट लाइन से गया, और आप इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए गए। तो ये आपका भाई हो गया और ये हो गया आप। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हारे भाई के बारे में डिस्कस किया तो मैंने कहा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर ब्रदर, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, 100 हुआ ना, 100। और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय योर ब्रदर, तो वो भी एक्चुअल पाथ लेंथ, वो इसी पाथ को लेते हुए यहां पे गए ना, तो उसके केस में डिस्प्लेसमेंट भी 100 हो गया और डिस्टेंस भी 100 हो गई। ठीक है, और मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगी यहां पे कितनी होगी, 100 हो गई, 100 हो गई डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से यहां पर गए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 100, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द यू, एंड दैट इज द 130, 130। क्लियर हुआ बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन? आपको डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ओके ओके, इसमें अब कैलकुलस का एप्लीकेशन है तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है डेमो के लिए, और आपको वेक्टर का असाइनमेंट आज मेल कर दिया जाएगा, तो अपना मेल आईडी चेक कर लीजिएगा और उसमें आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड डे। और बेटा लिंक मत शेयर किया कीजिए किसी को, ठीक है, बाय।